पाकिस्तानी टीम की जलालत पता तुम लोगों को कहाँ से शुरू होती है? सिलेक्शन से। ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी बैठी है ना, और इसके जो हेड आकिब जावेद साहब है, इन्होंने कसम खा लिया कि हमने कभी भी किसी भी टूर के ऊपर ऐसी टीम सेलेक्ट नहीं करनी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, जिसका पाकिस्तानी टीम को लॉन्ग टर्म फायदा हो। हमारे जो आगे कोचेस बैठे हैं वो क्या करेंगे? जब आप उनको सिलेक्ट ही वो पुराने रेलू कट्टे और एक एवरेज प्लेयर सिलेक्ट करके जब देंगे, तो उन्होंने क्या वर्किंग करनी है उन प्लेयर्स के ऊपर, या उनसे वो क्या परफॉर्मेंस निकलवा के देंगे? इसकी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ। जो इन्होंने ये अभी स्क्वाड अनाउंस किया है साउथ अफ्रीका के साथ, जो हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने लगी है 12 अक्टूबर से, उसके लिए जो टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हुआ है आज, आप वो स्क्वाड देखें, यकीन करेंगे आप कहेंगे वाह क्या बात है, दिल खुश हो गया, तबीयत खुश होगी भाई। इनका तो स्क्वाड देखने के बाद तो और कुछ देखने की तमन्ना ही नहीं होती। यकीन करें कि अब भी जो इन्होंने ये 18 रुकनी स्क्वाड ऐलान किया है, जिस तरह ये साउथ अफ्रीका के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं, मैच खेलने नहीं जा रहे, 18 रुकनी स्क्वाड, यानी कि सारों को खुश करने का ठेका इस सिलेक्शन कमेटी ने ले लिया है कि प्लेयर्स ना नाराज हो जाए। ये पहली मैंने सिलेक्शन कमेटी देखी है जो प्लेयर्स से डर रही है कि अगर हमने इनको सिलेक्ट ना किया तो कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, या ये प्लेयर जो है ना, इनकी फैन फॉलोइंग, इनकी पीआर एजेंसीज हमारे पीछे ना लग जाए। वो अपनी नौकरियां बचाने के पीछे वो सारे प्लेयर्स को खुश कर रहे हैं। जिन प्लेयर्स की जगह नहीं भी बनती वो उनको भी बीच में डाल रहे हैं कि लो भाई तुम लोग खेल लो, हमारी खैर है, बस हमारी जो नौकरियां ना वो बच जाए किसी भी तरीके से। इसलिए उन्होंने फजूल और बोगस टीम सेलेक्ट की है। और 18 रुकनी स्क्वाड मेरी समझ से बाहर है। 15 रुकनी पे बस होती थी भाई, उसमें से आपने 11 की टीम निकालनी है, सिर्फ 2 टेस्ट खेलने हैं। कौन सा जो है आपने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है साउथ अफ्रीका के साथ कि आप इतना बड़ा जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर रहे हो? 2 टेस्ट मुश्किलों से आप खेल रहे हो, एक सिर्फ इंग्लैंड ही है जिसके साथ आपने 3 टेस्ट खेलने हैं, उसके अलावा आपने हर सीरीज जो है ना वो 2 टेस्ट मैचों की खेलनी है। तो उसके लिए भी आप इतनी तको किस लिए कर रहे हो? क्यों इतनी मेहरबानियां कर रहे हो? ना करो यार, नहीं जरूरत। तो बात वही है यार कि हम इन स्क्वाड के ऊपर जो है वो बातें कर करके फिर से ये लोग वही काम कर देते हैं, फिर से वही पुराने रेलू कट्टे टीम के अंदर ले आते हैं, फिर से वही जो चले हुए कारतूस है टीम के अंदर ले आते हैं, और फिर से वही हिसाब जीरो हो जाता है। अभी पिछली जो WTC गुजरी है उसके अंदर हमारी टीम आखिरी नंबर पे थी यार, आखिरी नंबर पे। फिर भी इन लोगों ने ना तो कैप्टन चेंज किया, ना तो प्लेयर्स चेंज किए, कोई इन्होंने नए प्लेयर्स नहीं डाले, और जो डाले भी हैं मैं आपको 110% कह रहा हूँ कि उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। प्लेइंग 11 के अंदर आपको पुराने सारे चले हुए कारतूस नजर आएंगे। और T20 में कुछ प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी, ट्राई नेशन सीरीज में और एशिया कप में, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है T20 की बेस के ऊपर उनको टेस्ट टीम में वापस लेकर आया गया है। और अब उनसे जो है हम ये तवक्को करेंगे कि अब उन्होंने जो T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अब वो लॉन्गर फॉर्मेट में भी आके अच्छी देंगे। और हम उनसे उम्मीदें लगा के बैठ गए कि हाँ यार ये अब करेंगे। मैं तो नहीं खैर लगा के बैठा, सिलेक्शन कमेटी ने लगा लिया इसलिए उनको सेलेक्ट कर लिया। तो जो इन्होंने 18 शाहकार सेलेक्ट किए हैं उनकी बात करते हैं इस वीडियो के अंदर के कौन कौन से शाहकार ये लोग उठा कर लाए हैं, और जिनको नहीं होना चाहिए था उनको रखा है, उसके ऊपर जो है डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला नाम जो है वो जी कैप्टन शान मसूद। जिस तरह सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं ना बनती और वो कैप्टन है, उसी तरह टेस्ट में शान मसूद की जगह नहीं बनती और वो कैप्टन है। जब तक आप लोगों की यही चीज समझ में नहीं आएगी ना, बेसिक कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं है, तब तक भाई आपकी क्रिकेट ऊपर जा ही नहीं सकती। जब तक आप लोगों को बेसिक्स का ही नहीं ना पता होगा कि कौन सा प्लेयर डिजर्विंग है, कौन सा नहीं है, कौन सा प्लेयर कैप्टनसी के लिए एलिजिबल है, कौन सा नहीं है, तब तक आप लोग क्या सिलेक्शन करोगे? आप क्या टीम सेलेक्ट करके भेजोगे? सिलेक्शन ही नहीं होगी तो आगे टीम ने क्या परफॉर्मेंस देनी है? मुझे शान मसूद के पिछली WTC में परफॉर्मेंसेस दिखा दे सिलेक्शन कमेटी के, किस बेस के ऊपर उन्होंने शान मसूद को सिलेक्ट किया है। चाहे डोमेस्टिक की दिखा दे कि किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो है शान मसूद को टीम में शामिल किया गया और फिर कैप्टनसी दी गई है। यार WTC 2 साल चलती है, 2 साल का साइकिल होता है। 2 महीने जो है वो शान मसूद को कैप्टनसी नहीं मिली, पूरे WTC का पिछला साइकिल शान मसूद ने कैप्टनसी की और टीम हमारी सबसे लास्ट में। 2 हम इंग्लैंड से टेस्ट जीते और 1 हम वेस्ट इंडीज से जीते, बस। उसके अलावा जलालत ही मुकद्दर बनी। उसके बावजूद आपने शान मसूद को डिटाई के साथ कैप्टनसी पे विराजमान किया और पता नहीं क्यों किया, ये चीज मेरी समझ से बाहर है। आपकी समझ में अगर है
तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। नेक्स्ट है जी आमिर जमाल साहब। ठीक है जी, अच्छी चॉइस है ये, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी कोई नहीं है। इनको रखा तो इन्होंने स्क्वाड में है, लेकिन ये इनको खिलाने नहीं लगे। प्लेइंग 11 में इसकी जगह नहीं बनेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इसको इसलिए रखा है कि इसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो 2 साल 3 साल पहले सीरीज में जाके अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी, तो उसी की वजह से जो है अब इसको टेस्ट टीम के अंदर पक्का किया हुआ है और स्क्वाड के अंदर पक्का किया हुआ है। प्लेइंग 11 के अंदर जगह नहीं है। बहरहाल रख लिया, यही बहुत बड़ी मेहरबानी है। ग्रूमिंग श्रूमिंग तो छोड़ ही दो कि वो ये करेंगे, और ना इनसे कोई ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट है जी अब्दुल्ला शफीक। बस एक मंजन इस बंदे का जो बेचते हैं ना, वो ये है कि जी टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर है। टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर है। जिस तरह वो साइम अयूब साहब का नहीं कहते कि नो लुक शॉट, बस उसकी नो लुक जो हमारे जोड़ों में बैठ गया, उस तरह इसके टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर है। परफॉर्मेंस तक को तो टेक्निकली कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जी टेक्निकली साउंड प्लेयर है जी, बड़ी स्टाइलिश शॉट्स खेलता है। इसलिए अब्दुल्ला शफीक की जगह भी टेस्ट टीम के अंदर पक्की इन्होंने फिक्स कर दिया, विदाउट एनी परफॉर्मेंस भी। बस जी टेक्निकली बड़ा साउंड है, इसलिए रख लो। टेक्निकली परफॉर्मेंस हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन ये कि बस टेक्निकली बहुत साउंड है, रखो इसको रखो। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अब्दुल्ला शफीक से गुजारा करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इब्रार अहमद साहब। अब नुमान अली, साजिद खान, फिर इन्होंने एक जो नया शाहकार रखा आसिफ अफरीदी। भाईजान 3 स्पिनर तो आपने ऑलरेडी रख लिए हैं, तो ये फिर किस लिए डाला है? या इसने कौन सी अभी जो है रिसेंट पास में परफॉर्मेंस दी है रेड बॉल से कि आपने इसको टेस्ट टीम में डाल दिया है? ओ खुदा को मानो यार, ये क्या सोच रहे हैं? क्या ये रेड टर्नर बनाएंगे? तो फिर इन्होंने पेसर किस लिए रखे हैं, खुरम शहजाद और शाहीन शाह अफरीदी? क्या सोच क्या रही है यार? ये हमारी सिलेक्शन कमेटी डबल माइंडेड है, तो इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिलवानी है टीम से, और ये जो है क्या सिलेक्शन करेंगे और क्या सिलेक्ट करके आगे भेजेंगे, और कोचेज उनसे क्या परफॉर्मेंस करवाएंगे। और माशाल्लाह अजहर महमूद साहब, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत हमारा जो है वो टेस्ट का हेड कोच है। क्या बात है जी, क्या बात है। जिसकी अपनी टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस है नहीं, उसके आप टेस्ट के स्टैट्स निकाल के देखें, आप कहेंगे ये बंदा कोच है पाकिस्तानी टीम के रेड बॉल क्रिकेट का, तो आप कहेंगे भाई आफरीन है, आफरीन है भाई। इसीलिए तो हमारी टीम पूरी दुनिया में जलील होती है, क्योंकि थर्ड क्लास सिलेक्शन इन लोगों की ना सर फहरिस्त रखते हैं कि जो थर्ड क्लास सिलेक्शन होगी ये उसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। चाहे कोचिंग हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे प्लेयर्स हो, इनका काम है। क्योंकि जैसे मेरिट से ये सिलेक्टर्स आते हैं और जैसे कोचेज आते हैं, वैसे ही फिर उन्होंने आगे प्लेयर्स भी लेकर आने हैं, सिफारशी और पुराने रेलू कट्टे, तो फिर वैसे ही आगे टीम ने परफॉर्मेंस देनी है। तो इब्रार अहमद की इंक्लूजन मेरी समझ से बाहर है। नेक्स्ट है जी आसिफ अफरीदी साहब। 37 से 38 साल की उम्र है इस बंदे की। इसको अब आप लोग लेकर आ रहे हो कि ये अपने करियर का डेब्यू करेगा इस एज में। यार आप लोग क्या सोचकर इस बंदे को टीम में लेकर आए हो? पहले मुझे सिलेक्शन कमेटी इस बात का जवाब दे। यही वजह कि हमारी क्रिकेट तरक्की नहीं करती, क्योंकि हम सोचते हैं सिर्फ प्रेजेंट का। हमारी मेंटेलिटी ही नहीं है अगले 5 साल का सोचें हम लोग। इसीलिए हमारी टीम मार खाती है कि अभी ये सीरीज है, हमारी होम की सीरीज है, हम रैक टर्नर बनाएंगे और इनको फंसा देंगे। इसने जो है डोमेस्टिक में मेरा ख्याल है 5 मैचों में 32 कई विकेटें ले ली है या 33 आउट कर दी हैं। तो उस बेस के ऊपर हमने इसको 37 से 38 साल की एज में जो है ले आए कि आ भाई तू खेल, तू हमें आउट करके दे साउथ अफ्रीका की टीम को रैक टर्नर विकेटों पे। तो इससे क्या होगा? आप वक्ती तो सीरीज जीत जाओगे, आप साउथ अफ्रीका को क्या पता काबू भी कर लो, टफ टाइम भी दे दो, लेकिन इसका मुझे लॉन्गर टर्म में जो है फायदा बता दो क्या है। शॉर्टर टर्म में तो आपको फायदा मिल रहा है, लॉन्गर टर्म का फायदा बताओ मुझे। लॉन्गर टर्म में क्या करोगे? जब आप अब्रॉड जाओगे सीरीज खेलने, वहां पर जाके क्या करोगे? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पर जाके क्या करोगे? वहां पर तो आपको आसिफ अफरीदी आके नहीं बचाएगा ना, यहाँ पर तो आप उसका फायदा उठा लोगे। लेकिन जब आप जाओगे सीना कंट्रीज में, वहां पर जाके क्या करोगे? क्या उसका सोचा है? क्या आपने सोचा कि हम किसी ऐसे बॉलर को भी लेकर आए जिसको हम फ्यूचर का हिस्सा बना सकें? सोचा क्या आपने अभी? भाईजान 5-5 स्पिनर हमने रखे हैं 18 में से। फैसल अकरम तो अभी मैंने रखा ही नहीं है, उसका तो मैं नाम ही भूल गया था। 5-5 स्पिनर, 18 में से 5 हमने स्पिनर ही डाल दिया। क्या बात है जी। नेक्स्ट है जी बाबर आजम। ये तो फर्स्ट चॉइस है, इनको तो बाहर कर नहीं सकते, परफॉर्मेंस कोई नहीं है, लेकिन आ गया जी, बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है। अवाम ने इतना दिमाग खाया, यकीन करें। अभी ये जो एशिया कप की परफॉर्मेंस थी और उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज की परफॉर्मेंस थी कि यहाँ पर बाबर होना चाहिए था,
वो लोग भी बातें कर रहे हैं बाबर आजम के खिलाफ कि जिन्होंने इसके खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई कि भाई इसको टीम से बाहर करो, इसकी जगह नहीं बनती। फिर उन्होंने ये रोला डाला एशिया कप में और ट्राई नेशन सीरीज में कि बाबर की जगह बनती है, बाबर होना चाहिए था, बाबर नहीं है तो इसलिए हमारा कोलैप्स हो गया मिडिल ऑर्डर में, बाबर के बगैर हमारी टीम चल नहीं सकती। फिर उन लोगों ने ये कैंपेन चलाई। तो जब उधर कैंपेन चल रही कि उस फॉर्मेट में लिया, तो इस फॉर्मेट में तो ये फिर एक ऑटोमेटिक चॉइस है, तो इसलिए बाबर आजम ने तो सिलेक्ट होना ही होना था। उम्मीद मुझे नहीं है इनसे कि ये कोई परफॉर्मेंस देंगे। बहरहाल एक नाम है, और हमारी तो एक शुरू से वतीरा ही रहा है कि हम लोग नामों के पीछे भागते हैं, कामों के पीछे नहीं। तो नाम इनका बड़ा है और बड़ी प्यारी कवर ड्राइव शॉट भी खेलते हैं, तो इसलिए इनकी तो जगह पक्की थी ही थी। फिर है जी फैसल अकरम। अब ये देखें, ये अब इसकी चॉइस बनती थी फर्स्ट चॉइस, ये फ्यूचर है हमारा। आसिफ अफरीदी की सिलेक्शन मुझे समझ नहीं आती, इब्रार की मुझे समझ नहीं आती, साजिद खान के होते हुए, नुमान अली के होते हुए क्या जरूरत थी आसिफ अफरीदी की, मुझे बताए ना, या इब्रार अहमद की क्या जरूरत थी? क्या करना है भाई इतने स्पिनर्स का, सारे स्पिनर्स खिला दोगे? दो तो आपने टेस्ट खेलने हैं, बात तो वही आ गई ना। अब जब आपने फैसल कराम रख दी तो भाई फिर इसको प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बनाओ और इससे काम लो। अब ये इन्होंने वैसे ही स्क्वाड में सेलेक्ट किया है, प्लेइंग 11 में इसको जगह नहीं मिलने लगी है, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ। इस बेचारे के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं किस्म का, उसको समझ लो कि उसको कॉन्फिडेंस तोड़ने वाली बात है कि स्क्वाड में रख के आगे प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने लगी। उसके बाद है जी हसन अली साहब। कौन से कामयाबी के झंडे गाड़े हैं हसन अली साहब ने कि वो टेस्ट टीम में शामिल हो गए हैं, और किस बेस पे शामिल हो रहे हैं? क्या जवाब है इसका ये सिलेक्शन कमेटी के पास? सिलेक्शन कमेटी बता दे कि किस बेस के ऊपर हसन अली को इन्होंने सेलेक्ट किया। जवाब दे दे सही, मैं दोबारा क्रिकेट पे बात करना छोड़ दूंगा कि हसन अली को किस बेस पे लेकर आया ये टेस्ट टीम में। चलो जी, डोमेस्टिक को साइड पे कर दो, इंटरनेशनल में उन्होंने कौन सी परफॉर्मेंस दिया हसन अली ने कि आपने उनको जो है उठा के टेस्ट टीम में डाल दिया? पीएसएल की मेरा ख्याल है इन्होंने परफॉर्मेंस देखी होगी जो ये देखते हैं, बाकी तो डोमेस्टिक को तो खातिर में नहीं लाते। डोमेस्टिक को अगर ये खातिर में लाए तो इस तरह की सिलेक्शन ना करें ये लोग। फिर अजी मामूल हक साहब, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, सदके जाऊं अपनी सिलेक्शन कमेटी के। यकीन करें कि सिलेक्शन कमेटी को मेरा दिल पता क्या करता है कि मैं बजाऊं तालियां, मुंह इनका हो दरमियान में। सुभान अल्लाह, क्या शाहकार! इन्होंने एक और खूबसूरत शाहकार हमारे सरों पर ला के रखा, जिससे खरामा खरामा करके हमारी जान छुट्टी थी। हमने शुक्र अदा किया था कि भाई ये नहुसत निकली है जो टेस्ट का भी टेस्ट बना के खेलता है कि भाई 100 बॉलों पे 20 बनाएगा ये बंदा। और इस बंदे का जो है हालत इतनी खराब कि जान छुड़ाई थी इससे यार हमने पीछे, और इसको इन्होंने दोबारा टीम में डाल दिया मामूल हक को। किस लिए डाला है? कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। डोमेस्टिक के मेरा ख्याल है सारे प्लेयर फोत हो गए हैं हमारे, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो इसलिए अब इनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी, इसलिए ये सर इमामुल हक को ले आए हैं कि भाई इनसे बड़ा लेफ्टी है नहीं। ये तो जो इमामुल हक साहब है ब्रायन लारा की कोचिंग करते रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सर सर प्लीज आप आ जाए। वो तो रिटायरमेंट ले रहे थे, उन्होंने जितने दिल बर्दाश्ता हो गए, इन्होंने 10 सेंचुरियां मार दी 10 मैचों में लगातार। इमाम ने तो पांव पकड़े सिलेक्शन कमेटी ने कि सर आप आ जाए, आप इतना सरमाया है, इतने बड़े प्लेयर हैं हमारे कौम के, तो आप ना कहीं नाराज हो जाएगा, प्लीज आप आ जाए सर। तो ये अब इतने अरसे के बाद इमामुल हक जैसा शाहकार निकल के आ गया, और पता नहीं किस बेस पे आया, इसका जवाब भी सिलेक्शन कमेटी दे सकती है, क्योंकि ये माशाल्लाह शाहकार जिनकी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन कमेटी के दिए हुए तोहफे हैं। परफॉर्मेंस कोई हो ना हो, तोहफे हमें सिलेक्शन कमेटी ने जरूर देने हैं। हमारी उसमें सेंचुरियां होंगी, जाके क्लब टीम में कोई इंग्लैंड को जिधर ये कर रहा था 100 भी 150 भी, सारी पते में है परफॉर्मेंसेस भाई। इंटरनेशनल टीम में उसने क्या किया वो मुझे बताओ, मुझे डोमेस्टिक ना गिनवाओ, वो वाले बाहर वाले वो ना गिनवाओ, वो बच्चों को मार आया होगा जाके। मुझे यहाँ की परफॉर्मेंस दिखाओ कि यहाँ पर इसने इस डोमेस्टिक में क्या किया, हमारी वाली डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या किया है, और हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट क्या किया है, और जो इंटरनेशनल में इसकी परफॉर्मेंस रही है किस बेस पे बाहर हुआ था, वो चीज मेरे से डिस्कस करो। मेरे से वो यूके में मारी भी सेंचुरियां ना करो, वो क्लब क्रिकेट के छोटे बच्चों को मार कर आए हैं ये, छोड़ दो उस चीज को ना काउंट करो। उसके बाद है जी कामरान गुलाम। ये बेचारा भी बस वो समझ लो कि रडार के ऊपर ही है, इसको रखा इसलिए कि बाहर कर सके, सीधी जो बात है कि ये नाकाम और इसको बाहर कर सके। इसको रखने का मकसद ये है कि पक्का जो पत्ता है ना इसको साफ करे। अभी तो इनको मुसलसल टीम का हिस्सा रखा जा रहा है और खासतौर पे स्क्वाड का हिस्सा रखा जा रहा है। तो अब इनके लिए जो है ना कमरान गुलाम के लिए यह है कि भाई आपकी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी जो लास्ट थी वो बड़ी फजूल गुजरी थी, और अगर अब आपको मुसलसल मौका मिल रहा है स्क्वाड में रखा और प्लेइंग 11 में अगर आपको ये बनाते हैं हिस्सा,
तो फिर आपका काम है भाई अपने आप को प्रूव करो और परफॉर्मेंस दो। आप जिस नंबर पे आते हो वो बड़ा क्रूशियल नंबर होता है टेस्ट क्रिकेट में, और उसमें आपको परफॉर्मेंस देनी है और आपके ऊपर टीम रिलाई कर रही है। आपके पास फेलियर कम है क्योंकि आपके पास जो है ना पावर नहीं है, आपके पास चांसेस कम है फेलियर के। आप जिधर फेल होते गए आप टीम से बाहर हो, क्योंकि आपके ऊपर समझ लो कि एक रडार फिक्स है, आपके ऊपर नजर लगा के बैठे हैं क्रिटिक्स कि ये बस फ्लॉप हो बंदा, तो इसको जो है हम टीम से बाहर निकलवाएं, क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बाबर को रिप्लेस किया। तो बाबर को रिप्लेस करने का जो आपने गुनाह कर दिया ना, बस वो अब आप भुगतोगे इसी तरह कि आपकी जरा सी परफॉर्मेंस डाउन हुई, क्रिटिक्स आ जाएंगे और आपको बाहर निकालने की बातें शुरू कर देंगे। तो इसलिए भाई आपके पास जो है ना मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। इसलिए मेरे भाई सीरियस लो, जो आपको मौके मिल रहे हैं और उनसे परफॉर्मेंस दो ताकि हम आपके लिए बात कर सकें। फिर है जी खुरम शहजाद साहब, अच्छा बॉलर है, डोमेस्टिक में भी रगड़ा खाता है, इंटरनेशनल में है अच्छी बॉलिंग की। लेकिन मुझे इतना बता दें कि इसको किधर फिक्स करेंगे? जब आपने शाहीन को खिला दिया, शाहीन तो कभी भी बेंच पे नहीं बैठने लगा, तो फिर इसको क्यों रखा आपने? इसको ले आए। अब अगला सवाल यह है कि ये क्या प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा? कितने स्पिनर्स खेलेंगे, कितने पेसर्स खेलेंगे? खुरम शहजाद को आप किधर फिट करेंगे? ये जो है आप प्लेइंग 11 में पहले टेस्ट से पहले ही पता चलेगा। बहरहाल इसकी जो स्क्वाड में इंक्लूजन है, अच्छी इंक्लूजन है, इस पे मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाई और ना अब लगाऊंगा। उसके बाद है जी मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर। ये भी बाबर की तरह ऑटोमेटिक चॉइस ही है और कीपरिंग बहरहाल अच्छी करते हैं। अब इनसे जो एक्सपेक्टेशंस मुझे हैं या इनसे जो तवक्को है वो बैटिंग में है कि भाई बैटिंग से डिलीवर करो। कीपरिंग आप बहुत अच्छी कर रहे हो, आपके साथ का कीपर अभी पाकिस्तानी टीम में नहीं है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस देनी होगी बैटिंग से। हमें आपकी बैटिंग चाहिए, कीपरिंग तो चलो है ही है, लेकिन प्लस पॉइंट और एडवांटेज दो हमें अपने बल्ले से, हमें वो चाहिए आपसे। आप अगर बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, फिर आपकी कीपरिंग भी किसी खाते में नहीं आएगी। आप कीपरिंग अच्छी कर रहे हो तो टीम को फायदा दे दो बैटिंग से भी। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है और यही रिक्वेस्ट है। मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, ना आप मुझे बुरे लगते हो। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि यार बैटिंग कर जो, जिधर टीम को जरूरत हो उधर अच्छी इनिंग्स खेल कर जाओ, ताकि पता चले कि एक सीनियर प्लेयर जा रहा है, एक बेस्ट प्लेयर जा रहा है पाकिस्तानी टीम का, तो हमें देख के खुशी हो। नेक्स्ट है जी नुमान अली साहब। अब इसकी भी एज इस बंदे की अच्छी खासी 40 के ऊपर ही ऊपर ये भी होगा। चलो ये बंदा एक चला आ रहा है, इसने एक सीरीज खेल ली है, इसने बेचारे ने देर से डेब्यू किया, लेकिन अब इसका एक रिदम चला आ रहा है, इसको तो आपने रख लिया, समझ आती है। लेकिन अब आपने उस चीज को पक्का ही जिसे कहते हैं ना रूटीन बना लिया, आसिफ अफरीदी का भी इंक्लूजन करके। यार एक नुमान अली आपने रख लिया वो काफी नहीं है, अब आपने आसिफ अफरीदी भी शामिल कर लिया उसके साथ। तो फिर सारे बुजुर्ग ले आओ, फिर वसीम अकरम को ले आओ, वकार यूनुस को ले आओ, सकलैन मुश्ताक को ले आओ, तो सारे फिर पुराने उठा के ले आओ, उनसे को आओ दो परफॉर्मेंस। नए वालों से कुछ नहीं हो रहा, फिर सारे 40-40 साल के बाबे इकट्ठे करो, टीम बनाओ और खिलवा दो। तो नुमान अली तो ठीक है, अच्छी चॉइस है, मैं उसकी चॉइस पे जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। एज फैक्टर कि यार आप इसको कितना लेकर चल सकते हो, 1 से 2 साल, उसके बाद आपको नए बॉलर्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब आप नए बॉलर्स की तरफ जा ही रहे हो, फ्यूचर को अगर जो आप देख रहे हो, तो फिर आप नए प्लेयर्स को सिलेक्ट करो यार। फिर जो है 40-40 साल के बाबों को सिलेक्ट ना करो, खुदा का वास्ता है। जब आपने इनको फ्यूचर का हिस्सा नहीं बनाना तो सिर्फ वक्ती फायदा मत लो फिर इनसे। उन प्लेयर्स को रखो, फैसल अकराम जैसे या इब्रार अहमद जैसे, जो फ्यूचर का हिस्सा है, जिनसे आपने अगले 7-8 साल काम लेना है। ये एक 2-2 साल वाले बॉलर्स को मत लेकर चलो। फिर आपने एक सिलेक्ट किया नुमान अली, ठीक था, ये आप जो बाकी इनकी एज के होंगे वो भी आस लगा के बैठ गए होंगे कि भाई हम भी खेल सकते हैं, अगर ये लोग आ सकते हैं इस एज में तो भाई फिर हम भी पाकिस्तान की तरफ से खेल सकते हैं। तो ये काम मत करो, ये रवायत मत डालो, ये बड़ी गलत रवायत है। एक प्लेयर 2 प्लेयर तक ठीक है, लेकिन रवायत मत डालो। आगे टीम का बहुत कबाड़ा हो चुका है, मजीद मत करो, खुदा का वास्ता है, ये हाथ जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो इन्होंने रखे हैं वो रखे हैं जी रोहेल नजीर, विकेट कीपर। इसका आलमी फैसल अकरम वाला ही होना है। स्क्वाड में तो शमूलियत हो गई है, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी रिजवान के होते हुए। तो इसलिए बेचारे का जो है ना कॉन्फिडेंस ही शैटर करने वाली बात है कि आपने उसको स्क्वाड में रख लिया है, लेकिन उसको प्लेइंग 11 में नहीं जगह मिलने लगी। तो इसलिए इससे बेहतर था उसको ना ही सिलेक्ट करते, खेलने देते डोमेस्टिक। ठीक है जी, बैकअप ऑप्शन के तौर पे रख लिया है, वेल एंड गुड है। फिर है जी साजिद खान, इस बंदे से कोई गिला शिकवा नहीं है और ना मुझे इसकी जो है ना सिलेक्शन पे कोई ऑब्जेक्शन है। मैं तो इस बंदे को कह रहा था कि यार इस बंदे को डालो तुम लोग, वनडे में भी T20 में भी, इससे वहां पर भी फायदा लो। इस बॉलर की भी एज इतनी ज्यादा नहीं है, 32-33 साल का स्पिनर जो है वो चल जाता है। अब जब आप 38-39 साल की उम्र में आसिफ अफरीदी को ला रहे हो तो अभी इसके उस हिसाब से फिर 6 से 7 साल की क्रिकेट पड़ी है, तो फायदा उठाओ, तो फिर तीनों फॉर्मेट्स में उठाओ।
ये तो वो बॉलर है जो आपको वनडे में भी परफॉर्मेंस करके दे सकता है, T20 में भी करके दे सकता है। इसका एग्रेशन ही इतना है, ये तो अपने एग्रेशन से अगली टीमों को मार सकता है। तो इसके साथ जुल्म ना करो, इससे फायदा उठाना है तो टेस्ट में अगर ले रहे हो तो वनडे में भी डालो, इसको T20 में भी डालो। इसका एक तो एक्सपीरियंस भी है, मैच्योरिटी भी है और एग्रेशन भी है, ये आपको तीनों फॉर्मेट में फायदा दे सकता है। तो टेस्ट में तो रखा है, वो तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा तो आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं अभी के जो मेजोरिटी के हिसाब से भी चले और टैलेंट और स्किल के हिसाब से भी चले। तो इसलिए तो ये तो ऑटोमेटिक चॉइस है इसकी, तो आप ये बात कर ही नहीं सकते कि इसको टीम से बाहर करो। इसको तो स्क्वाड में रखा है, इसको प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बनाना है। ये आप दोनों मैचों में जो है इसको जो है खिलाओ, इसको बाहर नहीं कर सकते आप। फिर है जी सलमान अली आगा साहब, क्या बात है जी। अब इस बंदे की जगह इस फॉर्मेट में अच्छी बनती है, ये इसी फॉर्मेट का प्लेयर है सलमान अली आगा। लेकिन बात क्या है कि इसकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। रिसेंट पास में आप देख लें, अपनी होम कंडीशंस के अंदर भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो जब आप लोग जो हैं इतने सीनियर मोस्ट प्लेयर हो के परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर मुझे बता दें कि आपका टीम के अंदर क्या फ़ायदा है। मुझे इस चीज़ का जो है बता दें कि क्या फ़ायदा है फिर आपका टीम के अंदर जब आपने परफॉर्मेंस नहीं देनी। आप जिन नंबरों पे खेलते हैं वो इम्पोर्टेंट नंबर होते हैं, वहाँ पर टीम को जो होता है, जो ऊपर टीम के टॉप ऑर्डर ने जो एक वो टोटल सेट किया होता है, उसको आपने एक मजबूत टोटल तक लेकर जाना होता है। इतना आपका बस काम होता है। इतनी सी ड्यूटी भी अगर आप ना कर सके सलमान अली आगा साहब, तो फिर बड़े दुख और अफसोस की बात है। आप सीनियर प्लेयर हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब की हैं और आपको परफॉर्मेंस भी वैसी देनी है। अगर आप नहीं देंगे तो भाई मेरे, फिर ये बात याद रखना कि मैं बातें शुरू कर दूंगा कि भाई इसको इस टीम से भी बाहर करो। T20 से तो अब हो ही रही है बातें, तो टेस्ट से भी जो है फिर फारग करो, ताकि जो ये नीचे यंग लॉर्ड बैठी है, ये जिस तरह रोहिल नजीर साहब हो गए, अगर इसको एज आ विकेट कीपर नहीं खिलाना तो एज आ फील्डर ही खिला लो, एज आ बैट्समैन ही खिला लो। कम से कम परफॉर्मेंस तो दे देगा, जितने स्कोर सलमान अली आगा ने करके देने उतने तो ये भी कर देगा। तो फिर यंग टैलेंट की तरफ चले जाओ, बात खत्म। फिर पुराने रेलुकटों को लाजमी आजमाना है, जिनसे उम्मीद है कि इन्होंने नई परफॉर्मेंस करनी है, जो पहले आजमाए हुए हैं। इसके बाद है जी सऊद शकील साहब, वाइस कैप्टन का ठप्पा तो नहीं लगाया हुआ इनके साथ सिलेक्शन कमेटी ने, लेकिन इनको रखा है। ऑटोमेटिक चॉइस है ये भी और अच्छे हैं मिडिल ऑर्डर में, और इनसे उम्मीदें भी हैं कि ये परफॉर्मेंस देंगे। स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, जिस हिसाब का कैरेक्टर हम लोग बनाएंगे उस हिसाब से तो ये एक ऑटोमेटिक चॉइस है और अच्छी चॉइस है। इसलिए इनको भी बाहर करने के तो बारे में सवाल हो ही नहीं सकता, ना स्क्वाड से और ना प्लेइंग 11 से। लास्ट में जो है वो है जी शाहीन शाह अफरीदी। अब इस बंदे का मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी साहब को लाया गया है। अगर तो आप इसको एशिया कप की परफॉर्मेंस और उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अगर आप इसको टेस्ट टीम में लेकर आए हैं, तो भाई फिर आप इसकी जो है ना T20 की परफॉर्मेंस, वनडे की परफॉर्मेंस वो भी खराब कर रहे हैं। अगर आप उस फॉर्मेट की बेस के ऊपर लेकर आए हैं शाहीन शाह अफरीदी को, तो फिर आप जो है जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये फिर T20 से भी जाएगा। टेस्ट में इसकी क्या परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक में इसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो मुझे बता दो। और फिर इसकी अगर आप जस्टिफिकेशन देते हो कि हाँ हम इसको इस बेस पे लाए हैं, फिर मैं मान सकता हूँ कि हाँ यार इसकी सिलेक्शन अच्छी हुई है टेस्ट स्क्वाड में, वरना तो नहीं। रेक्टर ने जिधर बना रहे हैं उधर आप 4-4 स्पिनर्स खिलाओ, वैसे भी आपने 5 सेलेक्ट किया कर लिए स्पिनर्स, तो उधर आप एक साथ खुरम शहजाद को रख लो। आमिर जमाल भी हैं, फिर वो भी फास्ट बॉलिंग करवा लेते, तो फिर तो मुझे शाइन की नहीं समझ आ रही। हाँ, आपने 2 पेसर्स के साथ 3 स्पिनर्स के साथ जाना है, फिर तो भाई आपने अच्छा सिलेक्ट किया है। फिर तो मेरा बेस्ट ऑफ लक है शाहीन शाह अफरीदी साहब को कि भाई जाओ और दो परफॉर्मेंस, आप सीनियर खिलाड़ी हो, आपसे इसी तरह की उम्मीद है और परफॉर्मेंस दो। हमें आपसे परफॉर्मेंस ही चाहिए, और क्या चाहिए, हमें तो दुश्मनी नहीं है। परफॉर्मेंस दो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो भाई फिर टीम से बाहर बैठो। परफॉर्मेंस दो तो खेलो, हमारी तरफ से पूरी WTC खेलो, हमें तो मसला नहीं है। हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए ना, हमें तो जीत चाहिए। तो जीत में तो कोई भी परफॉर्मेंस दे, कोई भी हमें परफॉर्म करके दे, तो वो हमारे सर आंखों पर है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बीच में छोटा मोटा बैड पैच आ जाता है तब भी सपोर्ट करेंगे। ये तो नहीं कहते कि एक मैच बुरा हो गया तो बाहर कर दो, नहीं। आप अच्छी परफॉर्मेंस दो, कंसिस्टेंट बेसिस पे दो, जब आपका बैड पैच आएगा हम ही आपके सपोर्टर मिलेंगे। तो ये जो था 18 रुकनी स्क्वाड इन्होंने जो अनाउंस किया, यकीन करें कि 5 स्पिनर्स के साथ जाना मुझे समझ नहीं आई कि सिर्फ 2 टेस्ट खेलने और उनके लिए इतनी ज़्यादा तको दो। और फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया, जिस तरह मामूल हक हो गए, मेरी समझ से बाहर है, अब्दुल्ला शफीक हो गए, कि किस बेस के ऊपर उनको रखा गया है। इनकी जगह आपको कोई और प्लेयर नहीं मिले थे कि आपने इन्हीं के ऊपर जो है रिलाई किया, या आपने कहा कि इन्हीं को दोबारा लेकर आए। मैं तो यही कहूंगा अपनी सिलेक्शन कमेटी को कि यार देखो, पाकिस्तान क्रिकेट का जो है ना आगे बहुत बड़ा गर्क हो चुका है, मजीद ना करो। अगर आप लोगों के पास कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है
तो फिर तो ये ठीक है, स्क्वाड 100% एक्यूरेट है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने पूरी WTC का साइकिल खेलना है और उसके बाद हमने अपने फ्यूचर को देखना है, तो फिर उस हिसाब से ये जो स्क्वाड है ना मेरे भाई, ये 100 में से सिर्फ 40 नंबर या 30 नंबर लेता है, जस्ट पासिंग मार्क्स लेता है। इसको फिर आप अच्छी स्क्वाड सिलेक्शन नहीं कह सकते, इसको आप जस्ट एक एवरेज कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं, अच्छी नहीं कह सकते। क्योंकि अच्छी वो होती है जिसके अंदर आप फ्यूचर को लेकर चल रहे होते हैं कि यार फ्यूचर में हमारे ये जो है ना प्लेयर्स प्लानिंग का हिस्सा है और हमने इनको फ्यूचर चांस देना है, तो इसलिए हमने अभी इनको स्क्वाड में रखा है और हम इन्हें मौका देंगे, इनको कॉन्फिडेंस देंगे कि अपनी होम कंडीशंस के अंदर जो है ये खेलें और बड़ी टीम के अगेंस्ट खेले, ताकि इनको एक्सपोजर मिले, ताकि ये अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके अपनी होम कंडीशंस में, अपने होम क्राउड के सामने। और जब वो ऐसा उनको एक्सपोजर मिलेगा, जब वो अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो जब वो इनके होम ग्राउंड के अंदर जाएंगे तो फिर वो वहां पर भी जाकर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और वो एक अच्छे स्टार बनेंगे और एक अच्छी उनकी बेस सेट होगी। लेकिन मुझे इस स्क्वाड को देखकर नहीं लगता कि कहीं से भी सिलेक्शन कमेटी ने फ्यूचर को मद्देनजर रखा है। उन्होंने जस्ट इस सीरीज को मद्देनजर रखा है कि किसी तरीके से हम लोग साउथ अफ्रीका को काबू करें, साउथ अफ्रीका से अपना रिवेंज लें पिछली सीरीज वाला, उनको जो है अब हम 2-0 से हराएं और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सीरीज पे जाएं। जब नेक्स्ट सीरीज आएगी तब की तब देखी जाएगी। फ्यूचर का कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारी क्रिकेट तरक्की नहीं करती, क्योंकि हम जब सोचते हैं आज का, फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, इसलिए जो है हमारी टीम तरक्की नहीं कर पा रही। लॉन्ग टर्म में जो है हमारी टीम मार इसीलिए खा रही है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म का सोच नहीं रहे, शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। ये सीरीज है, गुजर जाए, जीत जाए, प्लेयर्स की भी वाह वाह, सिलेक्शन कमेटी की भी वाह वाह, गलतियां सारी अंडर दी कारपेट चली जाए और उसके बाद हम दुनिया को बताएं जी ये देखो जी हमने साउथ अफ्रीका को अपने होम ग्राउंड में हरा दिया। किया क्या होगा, रैक टर्नर बना देंगे, साजिद उमान फंसा देंगे, बैटिंग में सऊद शकील बचा जाएगा, कामरान गुलाम बचा जाएगा, बस 3-4 परफॉर्मेंस दे देंगे, बाकी सारे वैसे ही साथ अपना नाम दे देंगे कि भाई हम भी विनिंग टीम का हिस्सा थे। चल सो चल, काम ओके हो गया, टीम भी खुश, फैंस भी खुश, सिलेक्टर्स भी खुश, सीरीज भी जीत के वक्ती फायदा हो गया, लॉन्ग टर्म में जाके टीम मार खा गई। और उसके बाद जब हम अब्रॉड जाएंगे, सीना कंट्रीज में जाएंगे, उधर हम जलील होकर वापस आ जाएंगे, फिर हमें सुनने को क्या मिलेगा, ओहो अब तो टीम के अंदर ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है। ग्रैंड ऑपरेशन का टाइम यहाँ पर है, ये टाइम है जब सर से पानी गुजर जाए, जलील होकर आ जाओ, फिर ग्रैंड ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होता। ये बात मेरी याद है। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो इस स्क्वाड के बारे में वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।